सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जिसके द्वारा आप लोग देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं। और जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर एक मेजर सब्जेक्ट होता है जो डिसाइड करता है कि आप किस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और वो होता है फिजिक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स डोमेन का कंप्लीट सिलेबस का, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और इसका वन स्टॉप सोल्यूशन क्या है जिसके द्वारा 2027 के अंदर हम लोग 250 आउट ऑफ 250 का स्कोर है उसको अचीव कर पाए। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं सीयूटी 2027 की एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम की, तो बेटा आप सभी के इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की मैं बात करता हूं तो 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस होते हैं, 23 डोमेन्स होते हैं और एक जीएटी होता है। इन 23 डोमेन्स में से ही एक आपका डोमेन होता है, वो होता है फिजिक्स। अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो टोटल 50 सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं, 60 मिनट का टाइम आप सभी को दिया जाता है, और सही करने पर +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी को देखने को मिलती है। यानी कि हमारे सामने अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो मैक्सिमम 250 का स्कोर आप सभी के लिए होता है, जिसको हम लोग अचीव करते हैं जब हम लोग 50 सवाल को अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। सीबीटी मोड के अंदर आप सभी का पेपर ये कंडक्ट किया जाता है। तो मैंने आप सभी को ये बता दिया, जिसके द्वारा आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बारी आ गई है कि सर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो क्या है। तो देखो सिलेबस की मैं बात करता हूं तो ये आप लोगों का देखो क्लियर कट मैंने यहां पे लिख रखा है कि सर एज पर द क्लास 12th सिलेबस आप सभी का है। न्यू एनसीईआरटी की बात हम लोग यहां पे करते हैं, और न्यू एनसीईआरटी की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो आप सभी का 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंट है, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, चैप्टर नंबर 6 की मैं बात करते हैं तो ईएमआई यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका इंडक्शन है वो आपको देखने को मिलता है। देन 7 चैप्टर एसी है, और 8 चैप्टर की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप सभी का होता है। 9 चैप्टर आप लोगों का जिसके अंदर आप लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हो, और 10 चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हो। 11th चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, 12 आपका एटम है, 13 आपका न्यूक्लियस है, और 14 आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हम लोग यहां पे करते हैं। ये तो आप लोगों के चैप्टर्स हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ी बात है कि सर इस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब उनको हम लोग यहां पे देखते हैं। तो हर एक चैप्टर वाइज हम लोग चीजों को लेकर चलते हैं। मैं बोलता हूं कि यूनिट वाइज आप लोग चीजों को कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं, इनको यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे पहले यूनिट की बात करते हैं तो ये तुम्हारी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बेसिकली आप लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हो, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देन पोटेंशियल कितना होता है, कैपेसिटेंस कितना होता है, गॉस लॉ को पढ़ते हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर्स की बात आप लोग यहां पे करते हो। यानी कि सर ये तुम्हारे पास काफी चीजें हैं जो आप लोग यहां पे देखते हो। तो डाइलेक्ट्रिक है, कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी कि अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात करते हैं ना, क्या होता है बेटा, अगर यहाँ पे चैप्टर नंबर की बात आप लोग यहाँ पे कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 1 और 2 आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर कंबाइंडली। चैप्टर 3 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड यूनिट, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ करंट के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उन्हीं चीजों को कंप्लीट करेंगे। जैसे करंट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग का इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसको आप लोग का जब फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से करंट कितना होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है। देन फिर आप लोग रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस की बात करोगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोबिलिटी है, इसकी रिलेशनशिप्स की बात करते हो, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात करते हो, ओम्स लॉ क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, और सबसे बड़ी बात की यार ईएमएफ है, सेल का जो पोटेंशियल जो आप लोग बोलते हो ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, देन इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये किस तरीके से होता है, केसीएल केवीएल की बात करते हो तो ये सारी चीजें आप सभी को यही देखने को मिलती है। सेल के कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है बेटा इस सिलेबस के अंदर आप सभी को नहीं दिया हुआ है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज से लेकिन नीट के अंदर भी सवाल आए हुए हैं। अगर सीयूटी की बात करता हूं तो 2025-2024 के अंदर भी सवाल आप सभी को देखने को मिले हैं, और 2026 के अंदर भी आप सभी को देखने को मिलेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं चीजें आपके सामने हैं। इसके बाद में हम लोग आते हैं तो फिर हम लोग देखते हैं थर्ड यूनिट, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स आप सभी के हैं। एक है तुम्हारा कि भैया चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, 5th जो है वो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात करते हैं। यानी कि सीधा सिंपल आप ये मान के चलो कि अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 तक देखा कि करंट कितना होता है। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि भाई अलग अलग जो शेप्स है उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है किसी एक गिवन पॉइंट के ऊपर। देन फिर इसके बाद में आप लोग पैरेलल करंट की रिंग कंडक्टर्स लेंगे जिसकी वजह से फोर्स देखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड नेट कितना होता है, एप्लीकेशंस देखेंगे, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर जो लॉ है उसकी, और साथ ही साथ सर्कुलर कॉइल लोगे,
देन लूप भी लोगे, उसके सेमी सर्कल क्या होता है, क्वाड, जो आपका क्वाड सर्कल भी बात करोगे तो उसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इन सारी चीजों को आप लोग वहां पे देखते हो। देन मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर आप लोग देखते हो, टॉर्क देखते हो। साथ ही साथ अगर फिर आप लोग चैप्टर नंबर जो 5th में आते हो तो यहाँ पे जो आप लोग बार मैग्नेट एज अ जो आप लोगों का क्या है, मैं बोलूंगा कि बार मैग्नेट की बात हम लोग करते हैं एज इक्विवेलेंट टू सोलेनोइड की बात हुई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे। दूसरी चीज है यहाँ पे आप लोग ससेप्टेबिलिटी के बारे में भी बात करोगे। देन फिर आप लोग यहाँ पे जो आप लोगों का पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उनके बारे में पढ़ोगे। क्यूरी लॉ क्या होता है, क्यूरी कांस्टेंट क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, इलेक्ट्रो जो मैग्नेट होती है और उसके अलावा जो परमानेंट मैग्नेट होती है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखते हो। इसके बाद में चैप्टर नंबर आप लोगों का क्या आता है, चैप्टर नंबर 6 और 7 को हमने यूनिट 4 के अंदर डाला हुआ है, जहां पे आप लोग लेंज लो, फैराडेज लो, इनकी वजह से आप लोग यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड चार्ज है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आप लोग देखते हो, अल्टरनेटर को देखते हो। जब एसी करंट के अंदर जाते हो यानी कि एसी के अंदर जाते हो तो वहां पे आप लोग अलग अलग सर्किट्स की वजह से देखते हो कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे आप लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हो, इंडक्टिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, आरएलसी सर्किट है, देन फिर आप लोग ट्रांसफार्मर की तरफ आप लोग पहुंचते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर जो 8 है, यूनिट 8 की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका नेचर क्या होता है। दूसरी चीज जो आप लोगों का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, जो इसके अलावा एक्सरे, गामा रेज है, तो इनके प्रोडक्शन के मेथड क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, उनको आप लोग यहाँ पे समझते हो और आगे बढ़ते हो। आगे अगर हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से तो फिर हमारी छठी यूनिट है, उसका नाम है ऑप्टिक्स। तो इस ऑप्टिक्स के अंदर हमारी 2 चैप्टर्स आते हैं, 9 और 10th। 9 के अंदर हम लोग रे नेचर की बात करते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की बात करते हो। वहीं वेव नेचर की बात करते हो तो वेव फ्रंट की बात करते हो, देन इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, वाईडीएससी है, और कई बार तो आप लोगों से यहाँ पे सिंपल में बोलूँ तो ब्रूस्टर्स लॉ है, उसका भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 10 IP इज इक्वल टू म्यू आप सभी का है, तो वहां पे भी आप लोग देख लोगे। फिर इसके अलावा फर्नल्स डिस्टेंस की बात कर ली जाती है, जो जेड होता है ना, A² डिवाइडेड बाई लैम्डा है। तो यानी मल्टीपल जगह से आप सभी के कॉन्सेप्ट आप सभी से पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये याद रख लेना है। अगर मैं आगे चलता हूं इसके अलावा तो आप यहीं पे देखेंगे चैप्टर नंबर 11 है, जिसको यूनिट 7 में रखा गया, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात है। यानी कि यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखोगे, इसके जो ग्राफ्स होते हैं मल्टीपल उसको देखोगे, फिर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यार तुम्हारा जो आइंस्टीन ने इक्वेशन दी थी वो कैसे आई थी, कितने मेथड्स होते हैं, और साथ ही साथ डी ब्रोय जो आप लोगों की वेवलेंथ है वो रिलेशन कैसे होता है भैया उसका, सबसे पहले मोमेंटम के साथ आप लोग देखते हो लैम्डा का, फिर उसके बाद में आप लोग काइनेटिक एनर्जी के साथ देखते हो, पोटेंशियल के साथ देखते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल थिंग्स आप सभी को वहां पे देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं यूनिट 8 की बात करता हूं तो एटम और न्यूक्लियर की बात करते हैं। एटम के अंदर आप लोग क्या देखते हो, जे थॉमसन का मॉडल देखते हो, देन फिर रदरफोर्ड मॉडल देखते हो, फिर बोहर के पोस्टुलेट्स देखते हो, फिर आप लोग देखते हो कि यार रेडियस इन nth ऑर्बिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो आपका मूव करता है उसके अंदर, फिर आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देन फिर आप लोग ये देखोगे कि भाई मेरे कि आपकी वेलोसिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी के साथ रिलेशनशिप क्या होता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग एटम के अंदर काफी चीजें देखोगे। फिर न्यूक्लियर की बात आती है तो यहां पे आप लोग इसके कंपोजिशन की बात करोगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसके अलावा एटॉमिक मास क्या होता है। देन फिर आप लोग आगे बढ़ोगे तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पे देखते हैं भैया मेरे कि यार आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, मास एनर्जी रिलेशनशिप है, मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर मैं बोलूंगा न्यूक्लियस क्या होगी आप लोगों की। इसके अलावा वेरिएशन विद मास नंबर आप लोगों का क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके से आप सभी से सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की बात करते हैं, लास्ट जो आप सभी का यूनिट है जिसके अंदर आप लोग भैया एनर्जी बैंड को पढ़ते हो, फिर आप लोग सेमीकंडक्टर को पढ़ते हो, इंट्रिंसिक पढ़ते हो, एक्सट्रिंसिक पढ़ते हो, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस आप लोग पढ़ते हो, मास सेक्शन लॉ, कंडक्टिविटी, इनको आप लोग वहां पे देखते हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये चैप्टर है, ये तो मैं बोलूंगा वरदान की तरह है। देन फिर आप लोग क्या देखते हो, रेक्टिफायर के अंदर जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव के अंदर भी सेंटर टैब क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर के रिलेशनशिप क्या होता है, यानी कि मल्टीपल थिंग्स को आप लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हो। यानी कि ये तुम्हारे पास क्या है, इस तरीके से सारी चीजें हैं। अब सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सर ये तो हमने ये देख लिया कि पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, यूनिट्स कितनी है, डिटेल में हमने सिलेबस को देख लिया। अब बारी आ गई है सबसे बड़ी कि भैया मेरे कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं इसकी स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो 60 मिनट का टाइम होता है, 50 क्वेश्चंस करते होते हैं, यानी कि 250 का मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। सीयूटी फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो आप लोगों को अपना सिलेबस है उसको देखना है, दूसरा रिसोर्सेज को आपको कलेक्ट करना है,
तीसरा, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। अगर इन सारी चीजों को अगर आप लोग करते हो तो देन आप लोग इजीली क्या आप कर पाओगे, जो सीयूईटी का एग्जाम है ना उसके अंदर एक्सेल कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि सर हम लोग चीजों को सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, और जब देखते रह जाएंगे ना तो उससे प्रॉब्लम आती है मेरे भाई। एक चीज दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि विदाउट, देखो ये जो आपका सिलेबस है ना पूरा का पूरा, ये सिंपल ही है कि अगर इस सिलेबस को ढंग से मैंने पढ़ लिया ना, ढंग से पढ़ लिया, ढंग से प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान के चलो कि आपका काम हो जाएगा 250 आउट ऑफ 250 का। बशर्ते यही है कि आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि हाँ भैया हम लोग चीजों को कर सकते हैं, हाँ भैया चीजों को करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये है। अब बात आती है कि 2027 में आप अपने आप को बेस्ट तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को चाहते हो कि यार मेरी यूनिवर्सिटी जिसको मैं सोच रहा हूं, जिसके कोर्स को सोच रहा हूं, वो फर्स्ट राउंड के अंदर मिल जाए, तो उसके लिए परफेक्ट स्कोर करना पड़ेगा। और उसके लिए सीयूईटी अड्डा के ऊपर आप सभी के लिए 2027 का जो आरंभ 2.0 बैच है वो स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ महापैक आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग Y485 ये जो कूपन कोड है इसको यूज करके एनरोल कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। साथ ही साथ इससे आप लोग मेरी मेंटोरशिप में भी आओगे। साथ ही साथ gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर सकते हो, कोई डाउट, कोई परेशानी है, मन में कंफ्यूजन है तो। इसके अलावा कैसे आप लोगों को एनरोल करना है बैचेस में, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आइए, तो सबसे पहले आप लोग आएंगे और आने के बाद में आप लोगों को यहां पे आना है और यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। पहले लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है, देन आप इसको स्क्रॉल करेंगे, किसको, इसको, और यहाँ पे आएगा यूजी एंड पीजी। क्या आएगा बेटा, यूजी एंड पीजी के ऊपर आओगे। अब यूजी एंड पीजी के ऊपर आने के बाद में देखो सीयूटी महापैक है और सीयूटी साइंस है। तो आप साइंस के बैच लेना चाहते हो तो साइंस पे क्लिक करेंगे, और इस पे तो देखो बैचेस के ऊपर जाना चाहते हो, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखो ये जो लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो आप सभी के यहीं पे आपको देखने को मिलते हैं। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, महापैक की तरफ जाइएगा। बैच लेना चाहते हो तो आप बैच ले सकते हो, बैच से एक बैच का आपको एक्सेस मिलता है। दूसरी चीज, अगर आप लोग महापैक के अंदर एनरोल करते हो तो उस केस के अंदर जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं या जितने भी आएंगे वो आप सभी को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे पहले देखो महापैक पे आप लोग जाओगे। अब याद रख लेना बेटा, यहाँ पे ये 15 महीने की वैलिडिटी आप सभी को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है। कूपन कोड क्या है बेटा, Y485। Y485 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप सभी को ये जो है ये 11,519 रुपए में मिल रहा है यूजिंग द कोड Y485। तो आप इसके अंदर एनरोल कर लीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि देखो अभी से जो तैयारी की जाती है तो इससे आपका बोर्ड का भी तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ आपका सीयूटी का भी अच्छे से तैयार हो जाएगा। यानी कि 2 in 1 आप लोगों का ये होने वाला है। राइट है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर सिर्फ बैच चाहिए तो साइंस पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे इसको व्यू ऑल पे करेंगे। व्यू ऑल पे करते हैं, देखो अभी आरंभ 2.0 स्टार्ट हुआ है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आएंगे। तो देखो ये रहा आरंभ 2.0, इस पे आपको जाना है। बाय नाउ पे जाओगे, एंटर करोगे, यहाँ पे कूपन कोड जो है, कूपन कोड कौन सा है बेटा, Y485 करोगे। तो Y485 जैसे ही अप्लाई करोगे तो ये देखो ये रहा, ये कितने में है, ये देखो आपके सामने है बैच 9,500 कुछ रुपए का आप लोगों को ये आ रहा है। तो बैच 9,500 का आ रहा है और महापैक से 2,000 महंगा। यानी कि सर सबसे बेस्ट तरीका है महापैक लो, जितने भी बैचेस आएंगे या आए हैं सब कुछ आप सभी को इसके अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर, बाय बाय टू ऑल।